हेलो। आज मैं आप सबके लिए एपिसोड 4 लेकर आई हूँ। एक लड़की थी अनजानी का। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेयांशी जब वहाँ देखी अगल-बगल कि लोग इतनी ज़ोर-ज़ोर से ताली बजा रहे हैं, श्रेयांशी को ना चाहते हुए भी ताली बजानी ही पड़ती है। ताली को बजाते हुए श्रेयांशी अपने दाँत को पीसते हुए कहती है, "ये मिस्टर शैतान यहाँ क्या कर रहा है? वो भी हमारे ऑफिस में। वैसे भी ये बड़े लोग हैं, ये कहीं भी आ जा सकते हैं।" इतना कह कर के श्रेयांशी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस असेंबली से किसी को जाने के लिए नहीं बोला गया था। वो वहाँ से चली जाती है। वो कहती है, ऐसे मैं फेंकू और फालतू इंसान के साथ खड़ी नहीं हो सकती। मैं जा रही हूँ। उसने मेरी कितनी बेइज्जती की है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, वैसे ही सुजाता मैडम की नज़र श्रेयांशी पर पड़ती है। श्रेयांशी की ओर देखते हुए सुजाता मैम कहती हैं, "मिस श्रेयांशी, आप कहाँ जा रही हैं? किसी को भी इस असेंबली से जाने के लिए बोला नहीं गया है, तो आप चल दी। कहाँ जा रही हैं आप?" इतना सुन कर के श्रेयांशी पीछे पलटती है। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े देवांग से टकरा जाती है। देवांग को देखते ही श्रेयांशी अपने सर को नीचे कर लेती है और वो कहती है, "मैम बस एक्चुअली वो जल्दी-जल्दी में अपना मोबाइल छोड़ आई थी, बस मैं वहीं जा रही हूँ।" इतना कहकर सुजाता मैम कहती हैं, "सारे ऑफिस के लोग यहाँ हैं, तो तुम्हें फ़ोन वहाँ पर कौन करेगा? इसलिए चुपचाप जाके जहाँ थी वहीं पर खड़ी हो जाओ, ठीक है?" सुजाता मैम आंखें दिखाते हुए कहती है। श्रेयांशी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप जाके अपने लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर देवांग कहते हैं, "तो आज मैं यहाँ पर आप सबके लिए कुछ लेकर आया हूँ और आज मैं आप सब में से 5 लोगों को सेलेक्ट करूँगा और वो 5 लोग हमारी कंपनी में काम करेंगे। और वो 5 लोग कौन होंगे, ये अभी आपको सुजाता मैडम बता देंगी, बस ठीक है। और जो भी जिसको भी आप भेजिएगा मैम, वो थोड़ी-सी आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।" ये सुन कर के सुजाता मैम सर हाँ में हिलाते हुए कहती है कि बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, जो आप इतनी देर के लिए हमारे यहाँ आए। थैंक यू सो मच सर। अब आप जाइए, कल वो 5 लोग आपके यहाँ पहुँच जाएँगे। इतना सुन कर के वो वहाँ से जाने लगती हैं। वहाँ से चले जाते हैं। सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर 5 लोग किस चीज़ के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। सुजाता मैम सबको शांत कराते हुए कहती हैं, "सब लोग शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। ये 5 लोग उस इंस्टीट्यूट में काम करने जा रहे हैं, जहाँ जाने का लोगों का सपना होता है, जहाँ वो लाखों रुपए दे कर के भी नहीं पहुँच पाते। और इन सर के नीचे काम करने का मतलब आप समझते हैं क्या है?" ये बात सुनकर वे वहाँ के लोग सब कहते हैं कि मैम प्लीज़ मुझे मुझे मुझे। मैम कहती हैं कि मैं सेलेक्ट कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? इतना कह कर के मैम अपने ऑफ़िस चली जाती हैं। मैम ने वहाँ पर कुल 5 लोगों को बुलाया हुआ था। 5 लोग उस असेंबली से निकल कर वहाँ पर जाते हैं ऑफ़िस में। ऑफ़िस में पहुँचते ही वो मैम के केबिन में जाते हैं। मैम के केबिन में जाते ही 5 लोग, जिनमें से 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे, जिनको सेलेक्ट किया गया था, वो उनकी फ़ोटो वगैरह खींचकर सारे उनके बायोडाटाज़ सब एक जगह पर सेंड करने लगती हैं। तभी थोड़ी देर के बाद फ़ोन आता है। फ़ोन जैसे ही आता है, वैसे ही सुजाता मैडम की आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं गुस्से से। सुजाता मैडम फ़ोन को पटकते हुए कहती हैं, "कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है मैंने। अगर मेरा वो काम नहीं निकलवाना होता ना, तो मैं इस देवांग को समझा देती कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन मुझे इसकी बटरिंग करनी पड़ती है समय-समय पर। और वैसे भी मैंने इतनी अच्छी लड़कियों को सेलेक्ट किया और लड़कियों के साथ मैंने 2 लड़कों को भी सेलेक्ट किया, लेकिन ऐसा इसको उस लड़की के अंदर क्या दिख गया? वो तो बस अभी-अभी आई है, वो भी बिल्कुल नई है। तो ये उसको क्यों बुलाना चाहते हैं वहाँ पर?" थोड़ी देर के बाद
श्रेयांशी अपनी टेबल पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी एक कलीग आकर कहती है, श्रेयांशी, मैम तुम्हें केबिन में बुला रही हैं। ये सुनकर श्रेयांशी तुरंत उठती है और केबिन की तरफ जाती है। तभी केबिन से मैम की आवाज़ आती है, जल्दी करो या पाँव में मेहंदी लगी हुई है। मुझे अभी के अभी तुम्हारा बायोडाटा भेजना है। बायोडाटा का नाम सुनकर वो कहती है, मैम कहाँ? और मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगी। ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर स्पेशल बोला गया है कि तुम ही वहाँ पर काम करोगी, ठीक है? और तुम चाहती हो कि मेरे इस जगह की रेपुटेशन बनी रहे, तो तुम्हें ये करना ही होगा श्रेयांशी, ठीक है? ये बात सुनकर श्रेयांशी कहती हैं कि मैम और काम क्या है वहाँ पर, मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने कहा यहाँ से तुम्हें 2 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी वहाँ पर। और लेकिन वहाँ भेजने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, वहाँ की पूरी खबर जो भी होती है, वो देवांग क्या करता है क्या नहीं करता, ये सारी खबर तुम मुझे दोगी। क्योंकि इसके पहले जिस लड़की को मैंने सेलेक्ट किया था उसको देवांग ने मना कर दिया और उसने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया, तुम्हें चुन लिया कि तुम जाना चाहती हो, ठीक है? और इसीलिए तुम्हें ही जाना है। तुम समझ रही हो ना? श्रेयांशी की उसके मैम की बातें सारे सर के ऊपर से होकर चली जाती हैं। कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या काम है और इनका क्या काम है। कहती हैं तुम्हें परसों सुबह जाना होगा और कल तक मैं तुम्हें पूरा काम समझा दूँगी कि तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतना कहकर श्रेयांशी कहती है, ठीक है मैम, मैं आपका काम करूँगी, डोंट वरी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं वहाँ आपके लिए जा रही हूँ और मुझे वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं है। सुजाता मैम कहती हैं, मुझे पता है, मैं असेंबली से तुम्हें जाते हुए ही देख के समझ गई थी कि तुम कोई इंटरेस्टेड नहीं हो। क्योंकि अगर इतना बड़ा आदमी आता है तो लोग उसकी बटरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो। मैंने तुम्हें देखा, लेकिन मैं तुम्हें सेलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम फ्रेशर हो, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं कहा। लेकिन अब तुम ही मेरे काम के लिए परफेक्ट लड़की हो, तुम ही हो जो मेरा साथ दोगी, तुम ही हो जो मेरी दुनिया को बनाओगी। इतना कह करके सुजाता मैम कहती हैं, तुम जा सकती हो, कल तुम्हें 10 बजे मेरे घर आना है, तुम्हें सारा काम समझा दूँगी। हाँ में हिलाकर श्रेयांशी सर अपना चली जाती है। शाम का टाइम, अपने कमरे में बैठी हुई श्रेयांशी उदास थी तो भगवान जी को देखते हुए कह रही थी, सारे चैप्टर मेरे साथ क्यों होते हैं भगवान जी? मेरे ही साथ ही सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? मैं जिस इंसान के घर नहीं जाना चाहती, मुझे वहाँ उसके ऑफिस में भेजा जा रहा है और वो भी सबूत लाने के लिए। ये बात उनका सुन रही थी तो उसने कहा, क्या सबूत लाने के लिए? क्या बात कर रही है? जो कुछ भी आज ऑफिस में हुआ था, शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें उनका बता देती हैं। ये बात सुनकर उनका छत से खड़ी हो जाती है, कहती हैं, तो जॉब के लिए मना कर दिया, नहीं जानती कैसे इंसान है, वो बहुत बुरे आदमी है, तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत बुरा आदमी है, बहुत ही बहुत। इसके बारे में मुझे पता है ना किसने बताया। तो वो कहती है कि क्या करूँगी अगर जॉब छोड़ दूँगी, कैसे आगे बढ़ पाऊँगी? मुझे भी तो कुछ करना है ना अपनी लाइफ में, अपने बाबा के लिए कुछ करना है और बाबा की एक बेटी है, मुझे उसके लिए भी कुछ करना है। अगर मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प नहीं करूँगी तो कौन करेगा? ये सुनकर कुनिका कहती है, एक बार सोच ले, तू एक नर्क में कदम रखने जा रही है श्रेयांशी। अभी तक तो तूने नर्क देखा नहीं है, लेकिन वो इंसान ऐसा है कि तुझे जीते जी नर्क दिखाएगा। श्रेयांशी कहती है कि ठीक है, अगर वो जीते जी मुझे नर्क दिखाएगा ना, तो उस नर्क में मैं उसी को झोंक कर चली आऊँगी। वो भी नहीं जानता कि श्रेयांशी चीज़ क्या है। मैं दिखने में सीधी हूँ, लेकिन मैं देसी हूँ, डरती तो मैं किसी से हूँ नहीं। कुनिका कहती है, तू बात नहीं समझ रही है, उसके पास पैसा है, पावर है, वो तो सब कुछ भी कर सकता है, तू नहीं समझ रही है श्रेयांशी। श्रेयांशी कहती है, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
वैसे भी तू है ना मेरी हेल्प के लिए, तब तनु है ना मेरी हेल्प के लिए, तो क्यों परेशान हो रही हो? तुम दोनों हो तो मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम उसका ध्यान रखो, ठीक है? और मुझे परसों जाना है तो मुझे अपनी पैकिंग करनी होगी। इतना कह के वहाँ से श्रेयांशी फ्रेश होने चली जाती है। उनका बैठकर सोचने लगती है कि आखिर उस इंसान ने श्रेयांशी को क्यों चुना, क्या वजह है आखिरकार? क्योंकि श्रेयांशी तो अभी फ्रेशर ही है, उसे इतनी जानकारी नहीं है आखिर क्या चल रहा है शहर में, मुझे पता करना ही होगा। ये सोच करके श्रेयांशी बैठ जाती है आके, और वो कहती चल मैं अपनी पैकिंग करती हूँ और फटाफट तेरे लिए खाना बना देती हूँ। कुनिका कहती है कि आज खाना कोई नहीं बनाएगा, तनु ने खाना भेजा है घर से। ये सुनकर कहती है वाह, चल ठीक है यार, वैसे भी थक गया है, दिमाग भी थक गया है, हाथ पैर भी थक गया है, आज तो कुछ बनाने का मूड नहीं था मेरा, चलो वाह खाना वहाँ से आ गया। खाने को कहती है कि वाह, इस खाने में तो बहुत स्वाद है, ये खाना कितना टेस्टी है। तो वो यूँ कहती हैं ये उसी खड़ूस इंसान शैतान की माँ ने इस खाने को बनाया है। वो कहती हैं कि माँ के हाथ का जादू ही बहुत अच्छा होता है ना, सच में बहुत स्वाद है, माँ के हाथ में जादू तो है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आंटी। तभी वो कहती हैं कि मैं आंटी से सीख लूँगी खाना बनाना। तभी वो कहती तुम उनके घर नहीं, तुम उनके ऑफ़िस जा रही हो, ठीक है? ध्यान रखना, उस घर में जाने की कभी सोचना भी मत, वरना वो घर एक ऐसा दलदल है ना, जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये बात सुनकर के श्रेयांशी कुछ नहीं बोलती, कहती है मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के श्रेयांशी चुपचाप सो जाती है। दूसरा दिन वो अपने मैम के पास जाती हैं। मैम उसे सारी बातें समझा देती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सारी बातें सुन कर के श्रेयांशी श्रेयांशी वहाँ से घर चली आती हैं, और आज उसको शाम को यहाँ से निकलना था क्योंकि सुबह से ही उसे वहाँ पे जॉइन करना था। श्रेयांशी अपना सारा सामान लेकर, अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें ले कर के जब वो सुबह ऑफ़िस पहुँचती है तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। वो इतनी ज़्यादा बड़ी ऑफ़िस, ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी टूटकर नीचे गिर जाएगी। वहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले श्रेयांशी के कपड़ों को नोटिस किया जाता है। श्रेयांशी ने आज पिंक कलर का सलवार सूट पहना हुआ था, जूती पहनी हुई थी, ठंड का मौसम था, उसने जैकेट ओढ़ी हुई थी, जैकेट पहनी हुई थी, और जैकेट के साथ उसने एक छोटा-सा स्टॉल लगाया हुआ था। बाल उसके बहुत ज़्यादा कर्ली थे, होठों पे लाल कलर की लिपस्टिक उसको और भी खूबसूरत बना रही थी। वो लोग देखते ही कहते हैं यार, अभी तक तो यहाँ पर छोटे-छोटे कपड़ों वाली लड़कियाँ आती थी। पहली बार किसी को देखा कि पूरे कपड़ों में भी लोग कितने सुंदर लग सकते हैं। गार्ड की ये बात सुनकर पीछे पलटते हुए देखती है श्रेयांशी और कहती है, देखा, सच कहा भैया आपने कि कपड़ों में लोग सुंदर लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग कपड़े ना पहने तभी सुंदर लगें। ये बात सुन कर के वहाँ का जो सिक्योरिटी था वो सर नीचे कर लेता है। वो फिर कहता है कि मैम आप अंदर जा सकती हैं। अंदर जाते ही वहाँ पर उसे एक और लेडी मिलती है। वो लेडी जिसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल पोनी टेल बंधे हुए थे। उसने इतनी बड़ी हील पहनी थी, बार-बार उसकी हील पर नज़र जा रही थी श्रेयांशी की। वो कहती हैं, प्लीज़ कम, हाँ मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। श्रेयांशी उसके पीछे-पीछे जाती है। उसके बाद वो श्रेयांशी कहती है, मैडम आपको चलने में परेशानी तो नहीं हो रही है ना? इतना सुनकर वो लड़की पीछे की तरफ पलटती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? श्रेयांशी कहती कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही, कोई बात नहीं, आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या काम है। तभी वो लड़की धीरे-धीरे बकबकाते हुए कहती है, कैसे गँवार लोगों को काम मिल जाता है हमारे ऑफ़िस में, और कैसे गँवार लोगों को ऑफ़िस में काम ये लोग दे भी देते हैं। ख़ैर मुझे क्या करना है, सर का डिसीज़न सर जाने। इतना कह कर के वो कहती है कि वो जो सामने का रूम दिख रहा है ना, जहाँ पर ब्लैक शीशे लगे हुए हैं, मिरर में जाओ, उसी कमरे में तुम्हें जाना है। उसके बाद सर बताएँगे कि तुम्हें वहाँ जाके क्या करना है। सामने का ब्लैक कलर का मिरर देखकर वो कहती है कि ये कोई खुफ़िया कमरा है क्या, जो हमें वहाँ भेजा जा रहा है, और उसके अंदर कोई है?
तभी वो लड़की कहती, उफ़! तुम सवाल बहुत करती हो। तुम जाओ, तुम्हारा काम है यहाँ पे। तुम्हें काम के लिए बुलाया गया है, ठीक है? बात करने के लिए नहीं। इतना सुन कर के वहाँ से वो जाने लगती है। तभी पीछे की लड़की कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाते हुए कहती है। श्रेयांशी पीछे मुड़ती है और कहती है, हेलो मैडम, आपने अपना पहले तो नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा मेरा नाम तान्या है और आपने ये जो इंग्लिश में बड़बड़ाया ना, मुझे इंग्लिश थोड़ी कम समझ में आती है। आप हिंदी में बात करो ना, मुझे हिंदी में बात करने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी तो बोलना चाहिए। ये बात सुनकर तान्या वहाँ से चली जाती है। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। कुछ लोग थे जो आ जा रहे थे। तभी सामने उस जगह पर जा कर के वहाँ पर एक रिमोट रखा हुआ था। वो धक्के से दरवाज़ा खोल रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है, मैडम ये रिमोट है, आप इस रिमोट की रेड बटन को दबाएँगे तभी ये दरवाज़ा खुलेगा और अंदर जाके आपको ग्रीन कलर की बटन दबानी होगी, तभी वहाँ का बाहर का दरवाज़ा खुलेगा। ये दरवाज़ा वैसा नहीं है, ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक है, रिमोट कंट्रोल्ड है इसमें। ये बात सुनकर वो कहती है, ठीक है। रेड कलर का बटन दबाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ सामने का नज़ारा देख कर के हैरान हो जाती है श्रेयांशी। आखिर वहाँ ऐसा क्या था जो रिमोट कंट्रोल द्वारा बनाया गया था? ये वो कोई आम दरवाज़ा नहीं था। उस जगह को देखकर श्रेयांशी खड़े के खड़े बिल्कुल हिल जाती है और वो कहती है, ये सब क्या है? क्या मैं यहाँ ये करने आई हूँ? ये देख कर के श्रेयांशी की आँखें चकरा जाती हैं। वो तुरंत वहाँ से पीछे लौटती है। तभी वहाँ पर खड़ा आदमी कोई और नहीं, देवांग था। वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था और श्रेयांशी पीछे की ओर झुकती चली जा रही थी। देवांग की ओर देखकर वो कहती है, मिस्टर मिस्टर जो भी नाम है आपका, आप यहाँ पर मुझे क्यों लाए हैं? और ये लोग कौन है यहाँ पे? और ये लड़कियाँ कैसे कपड़े पहनी हैं? और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या काम है मेरा यहाँ पे? देवांग उसकी तरफ इशारा करके अपने होठों पे उंगली रख के कहता है, चुपचाप जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम करो। तुम जैसी लड़कियाँ यही काम डिज़र्व करती हो, इसीलिए स्पेशली मैंने तुम्हें चुना है। इतना कह कर के देवांग जैसे ही उस तरफ बढ़ता है, वैसे ही श्रेयांशी देवांग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए एक थप्पड़ मार देती है। एक थप्पड़ के पड़ते ही वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे पवन देव ने हवा को ही रोक दिया हो। आखिर क्यों मारा शिवांशी ने एक इतने बड़े बिजनेस टाइकून को थप्पड़? और वहाँ ऐसा क्या हो रहा था जिस चीज़ के लिए श्रेयांशी को चुना गया था? जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो कहानी को सुनते रहिए दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। और चलिए कल मिलूँगी फिर से एक नई कहानी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।